नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश में थमा चौथे चरण का प्रचार। इलाहाबाद में बीजेपी और सपा कांग्रेस का रोड शो। मायावती का बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप। नागालैंड में 22 दिन पुरानी हड़ताल खत्म। आदिवासी संगठनों की राज्यपाल से मुलाकात। इजेत्सु कर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुंबई समेत 10 नगर निगमों के चुनाव में 50% से ज्यादा मतदान। 2 दशक बाद आमने सामने बीजेपी और शिवसेना। गुरुवार को आएंगे नतीजे। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को बताया शांति के लिए खतरा। रवांडा विश्वविद्यालय में संबोधन। कहा संसाधनों से भरपूर अफ्रीका बन सकता है भारत का साझेदार। पाकिस्तान के 4 सदा कोट के करीब धमाका। 7 लोगों की मौत। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर ढेर। देखते हैं पहली खबर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 4 सदा में हुए आतंकी हमले में 7 लोग मारे गए हैं, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने ली है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पंजाब और सिंध के बाद मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा सूबे का 4 सद्दा शहर आतंकियों के निशाने पर रहा। अदालत के करीब हुए धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। चश्मदीदों के मुताबिक अदालत के बाहर विस्फोटों के बाद आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया। उन्होंने कचहरी के अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी। सबसे पहले उन्होंने पिस्टल और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। पुलिस ने रिटेलिएट किया। 15-20 मिनट का पुलिस मुकाबला हो गया और ये जितने भी खुदकश हमला और आए थे सबको पुलिस ने हिट करके वो ब्लास्ट कर दिए। आतंकी हमले के बाद सभी स्थानीय अस्पतालों में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान से अलग हुए जमात उल अहरार ने ली है। अमेरिका ने जमात उल अहरार को आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया हुआ है। ये एरिया सेंसिटिव था और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे सूबे में कोर्ट्स को जो है वो अलर्ट किया गया था। उसमें हमने आज तकरीबन जितने भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन थी और खास करके ये जो कोर्ट्स हैं इस पे हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की हुई थी और हमने इधर नाकाबंदियां भी की हुई थी और इसके इतराफ में सर्च ऑपरेशन भी किया था। पिछले साल मार्च में 4 सद्दा में हुए एक आत्मघाती हमले में 17 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में आतंकी हमलों में तेजी आई है। बीते गुरुवार को सहवान में लाल शहबाज कलंदर दरगाह में आत्मघाती हमले में 88 लोगों की जानें गईं। वहीं 13 फरवरी को लाहौर में भी खुदकुश हमलावर ने पंजाब विधानसभा के करीब एक रैली को निशाना बनाया, जिसमें डीआईजी ट्रैफिक पुलिस समेत 13 लोग मारे गए थे। हाल ही की आतंकी घटनाओं के बाद सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। सुरक्षा बलों ने अब तक 130 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव डोगरा साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। राजीव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव साहब, जिस तरीके से मैं पिछले 4 दिन में अगर कहूं, खासतौर पर पहले पंजाब, इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, असल में ये अचानक जो तेजी आई आतंकी हमलों में, इसके पीछे की वजह क्या दिख रही है आपको? देखिए, पीछे की वजह तो वही है जो हिलरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में, अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालेंगे तो सांप कभी ना कभी तो आपको काटेगा। तो वही हो रहा है। पर 2 चीजें मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका जी। पहली तो बात यह है कि हमारे यहां लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। देखिए, रेल मिनिस्टर ने अभी बयान दिया था पार्लियामेंट में कि कम से कम 6 जो पिछले रेल दुर्घटनाएं हुई हैं वो आतंकियों ने की हैं और उसमें कम से कम 200 से ज्यादा लोग हमारे मारे गए हैं। पर हमने कोई ज्यादा शोर नहीं मचाया, ना ही कोई ज्यादा उसके बारे में चर्चा हुई हमारे यहाँ। तो हमारी जानें भी तो कम कीमती नहीं है कहीं और की वजह से। पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं वो उनके लोगों ने करवाए हैं।
उनके आतंकियों ने करवाए हैं। और उसके बाद ये देखिए उन्होंने सारी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान में घमासान हमले हुए हैं, जबकि जितने वहां लोग मारे गए हैं उससे काफी संख्या में ज्यादा हमारे यहाँ लोग मारे गए हैं ट्रेन टेरर अटैक्स में पिछले 2 महीनों में। तो पहली बात तो ये है कि क्या हमको अपने जो टेरर अटैक्स हैं उनका परिचय दुनिया को नहीं कराना चाहिए। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल जो मेरे को बार बार खनक रहा है कि ये टेरर अटैक्स जितने भी हुए हैं, अनफॉर्चुनेट हुए हैं पाकिस्तान में, उनको लेके इन्होंने देखिए कार्रवाई क्या क्या की है। टेररिस्ट पाकिस्तान के हैं, वो हमला कर रहे हैं अफगानिस्तान में उनकी जमीन में घुस के, एयर अटैक्स, बॉर्डर शेलिंग, किलिंग्स। और दूसरा जो आपने जिक्र किया कि 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं पाकिस्तान आर्मी के बदले के ऑपरेशन इंसिडेंट्स में, 150 में ज्यादा तादाद अफगान रेफ्यूजीज की है। जबकि जो टेरर जो अखबारों में आ रहा है पाकिस्तान के, टेरर के रिस्पॉन्सिबल जो है वो पंजाब के लोग हैं ज्यादा, अफगान कोई कम ही नाम सुनाई दे रहा है। तो पाकिस्तान इस चीज का अनफॉर्चुनेटली फायदा उठा के अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसमें क्लियर करवा रहा है। क्या सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया को बताया कि देखो हाय तौबा होगी, हम तो टेरर के अटैक हैं। क्या ये माना जाए कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान एक बार फिर जो उसकी चाल रही है, यानी कि पूरा का पूरा जो ठीक रहा है वो अफगानिस्तान के सर पर फोड़ते हुए, क्योंकि इससे पहले जब श्रीन पर हमला हुआ था जहां पर 100 से ज्यादा लोग बताए जाते थे हताहत हुए थे, वहां उसको लेकर भी कुछ आतंकवादियों की एक लिस्ट अफगानिस्तान को सौंपी और कहा कि आप हमें ये नाम दीजिए, ये लोग दीजिए जो कि इसमें शामिल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो वो फायदा उठाया जा रहा है, और दूसरा अगर आप उनका मीडिया फॉलो करें, चाहे वो टेलीविजन हो या अखबारें हो या उनके लीडर्स की स्टेटमेंट्स हो, वो बार बार इशारा कर रहे हैं इंडिया की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ, ना सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ बल्कि इंडिया की तरफ भी। सो वो कूटनीतिक दृष्टि से जितना फायदा उठाना हो सकता है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफसोसजनक बात यह है कि वो इन हादसों का एक राजनीतिक रूप दे रहे हैं। और क्या जिस तरीके से ये हमले हुए हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका में नई सरकार के आने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, और उससे एक तरीके से नजर हटाने या खुद को ये दिखाने की कोशिश भी है कि असल में हम भी उसी आतंकवाद के शिकार हैं जिसको लेकर अमेरिका हम पर लगातार दबाव डाल रहा है। देखिए, ड्रामा करने में तो पाकिस्तान से बढ़ के कोई और देश नहीं है दुनिया में। सो क्या फॉर्म लेता है इनका ड्रामा, क्या फॉर्म लेता है उनके एक्शंस, ये कहना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये मैं बड़े जोर से कहना चाहता हूं कि हमको पाकिस्तान के बारे में ज्यादा समझ नहीं है। हम अपने अटकलें लगाते रहते हैं कि शायद पाकिस्तान ने हाफिज सईद को अरेस्ट इसलिए कर लिया कि हमने उनको रिक्वेस्ट की थी या अमेरिका ने दबाव बनाया था। ये सब बातें नहीं हैं। अगर कोई पाकिस्तान सीरियसली फॉलो करता हो और हाफिज सईद की स्टेटमेंट्स पिछले 6 महीने के सुनता हो तो उसको पता संकेत मिल जाएगा कि हाफिज सईद नवाज शरीफ के पीछे पड़ा हुआ था। तो जब उनको अपने लिए खतरा बन गया तो उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान को समझते नहीं हैं, और ना ही कोई इंडियन पाकिस्तान के अंदर जाकर खुलेआम लोगों से मिल सकता है, क्योंकि वो एक आयरन कर्टन जैसा देश है जहां इंडियंस अलाउड नहीं है टू पेनिट्रेट दैट आयरन कर्टन। सो हम अपनी तरफ से जो मर्जी नटकले लगाते रहे कि अमेरिका ने दबाव बना दिया या अमेरिका शायद दबाव बनाने वाला है, वो पूरी वो नहीं सत्य होती है। अमेरिका इस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर अगर इतना दबाव बनाना होता तो जो 7 देशों की ट्रंप साहब ने लिस्ट घोषित की थी उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर होता। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टोगर साहब इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम मसले पर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका।
और फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेकर्स पर कुछ और बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति का रवांडा और युगांडा दौरा, नए उद्यम, हवाई यातायात और वीजा से जुड़े समझौते, किगाली में कारोबारी विकास केंद्र की स्थापना, द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर भी जोर। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के लिए गुरुवार को वोट डाले जाने हैं। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इलाहाबाद में साझा रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इलाहाबाद में रोड शो कर विरोधियों पर निशाना साधा, तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर चुनाव को जातीय और सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। इस दौर में 53 सीटें हैं, जिनमें बुंदेलखंड इलाके के 7 जिलों की 19 सीटें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर के चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इलाहाबाद में साझा रोड शो किया। इससे पहले राहुल गांधी ने रायबरेली में रैली की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खोखले वादे कर जनता को गुमराह करने में जुटे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर किसानों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों को लाइन में लगा दिया, मजदूरों को लाइन में लगा दिया। किसानों के पास बीज लेने का पैसा नहीं, एक के बाद एक खेत बर्बाद कर दिए। छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया, उनकी जिंदगी क्या से चलती है उड़ा दिया, उनको खत्म कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कौशाम्बी में रैली के अलावा इलाहाबाद में रोड शो किया। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया। ये चुनाव यूपी का भाग्य बदलने का चुनाव है मित्रों, यूपी का भाग्य बदलने का। 15 साल से सपा बसपा सपा जो क्रम चला है, उत्तर प्रदेश को बहुत पिछड़ा बना दिया है। उधर लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पार्टी की हालत खराब देखकर विपक्षी दलों पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी तो अपनी खराब हालत को देखते हुए चुनाव में तो वो गलत बयानबाजी बहुत कर रहे हैं। इस चुनाव को वो इस प्रयास में लग रहे हैं कि इसको जाति और धर्म का रंग दे दिया जाए। चौथे दौर में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान होना है। इनमें रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर के अलावा जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों की सीटें शामिल हैं। इस दौर में 199 निर्दलियों समेत 680 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 61 महिलाएं हैं। बीएसपी 53, बीजेपी 48, समाजवादी पार्टी 33 और कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2012 में इन 53 सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को 24 सीटों पर सफलता मिली थी। इसके अलावा बीएसपी ने 15, कांग्रेस ने 6, बीजेपी ने 5 सीटें जीती, जबकि 3 सीटें अन्य के खाते में गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 10 महानगर पालिकाओं के लिए आज वोट डाले गए। इस बार शिवसेना और बीजेपी 2 दशक के बाद पहली बार आमने सामने हैं। वोटों की गिनती 23 फरवरी को होगी। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 10 नगर निगमों के चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आम लोगों के साथ साथ फिल्म और राजनीतिक जगत की कई नामचीन हस्तियों ने मतदान में हिस्सा लिया। We are concerned about our city. Who keeps our city clean? Who gives us better amenities, better roads, better traffic conditions, metro?
इसके साथ ही महानगर पालिकाओं की 1268 सीटों के लिए 9208 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। वहीं 11 जिला परिषदों के 654 सीटों के लिए 2956 उम्मीदवारों की किस्मत भी दांव पर है, जबकि 118 पंचायत समितियों के 1288 सीटों पर 5167 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव पर सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। मतदारांना धन्यवाद देतो आहे आणि त्यांच्याकडनं ज्या उत्साहामध्ये मतदान होते मला नक्कीच खात्री आहे आशीर्वाद मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। मुंबई में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जनता हमारे साथ है और हमारी जनता से कमिटमेंट है। देखिए, वे लोग अलग लड़ रहे हैं तो इससे जरूर हमारा फायदा होगा, लेकिन हम खास करके मुंबईकरों के लिए क्या है इस चुनाव में, हम वही जनता के सामने रखना चाहते हैं। मतदाराचा टक्का घसरणं कुठच्याही निवडणुकीला हे राजकीय पक्षांनी न केलेल्या कामाचं द्योतक असतं। जिन 10 नगर निगमों में मतदान हुआ उसमें मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नासिक, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, सोलापुर, अकोला, अमरावती और नागपुर शामिल हैं। एशिया के सबसे बड़े स्थानीय निकाय बीएमसी पर पिछले 2 दशक से बीजेपी के समर्थन से शिवसेना का कब्जा रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी शिवसेना अलग अलग नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस भी चुनाव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु की विपक्षी दल डीएमके विधानसभा स्पीकर पी धनपाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। डीएमके ने आज विधानसभा सचिव को चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने 18 फरवरी को बहुमत परीक्षण के दौरान स्पीकर की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने विपक्ष के खिलाफ भेदभाव किया। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट में आज डीएमके के वकील ने स्पीकर और विधानसभा सचिव पर बहुमत परीक्षण से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए। बहुमत परीक्षण रद्द करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है। इस बीच विधानसभा सचिव ने बहुमत परीक्षण से जुड़ी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है। नागालैंड में नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा के साथ हालात तेजी के साथ सामान्य हो रहे हैं। आदिवासी संगठनों ने बुनियादी हड़ताल खत्म कर दी है। महिला रिजर्वेशन के खिलाफ राज्य में पिछले महीने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। नागालैंड में आदिवासी संगठनों ने 22 दिन पुरानी हड़ताल खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे के बाद ये फैसला किया गया है। नागालैंड आदिवासी एक्शन समिति और संयुक्त समन्वय समिति के सदस्यों ने राज्यपाल पीबी आचार्य से मिलने के बाद इसकी घोषणा की। दोनों संगठनों ने कहा कि वो सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करेंगे। नागालैंड में 31 जनवरी से हड़ताल चल रही थी। आदिवासी संगठन शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का विरोध कर रहे थे। राज्यपाल ने चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे पर अड़े थे। जेलियांग ने 19 फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सत्ताधारी नगा पीपुल्स फ्रंट ने शुरहोजेली लीजियात्सो को विधायक दल का नेता चुना है। लीजियात्सो बुधवार को शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम बोई सिंह ने कहा है कि वो आर्थिक नाकेबंदी को खत्म कराने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के साथ यूनाइटेड नागा काउंसिल यानी यूएनसी हिस्सा लेगी। यूएनसी ने पिछले साल 1 नवंबर से आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। इससे जरूरी सामान की आपूर्ति पर असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यूएनसी को बीजेपी का परोक्ष समर्थन हासिल है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के इस आरोप को खारिज किया कि आर्थिक नाकेबंदी के लिए जरिए कांग्रेस सरकार विफलताओं से ध्यान हटाना चाहती है। यूएनसी राज्य में 7 नए जिले बनाने का विरोध कर रहा है। राज्य में 4 और 8 मार्च को नई विधानसभा के लिए वोटिंग भी होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को सार्वजनिक करने को कहा गया था। सीबीएसई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि मार्कशीट को सार्वजनिक करने का फैसला निजता का हनन होगा और उस शख्स की इजाजत के बिना उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। स्मृति ईरानी पहले भी ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर विवादों में रही हैं। सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस और छत्तीसगढ़ के प्रधान सचिव बी.एल. अग्रवाल को हिरासत में लिया है। उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इनके अलावा 2 और लोगों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अग्रवाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2010 में
जब अग्रवाल स्वास्थ्य सचिव थे तब सीबीआई ने उनके खिलाफ करप्शन और आपराधिक साजिश के 2 मामले दर्ज किए थे। अग्रवाल पर इन मामलों को दबाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है। इस सिलसिले में सीबीआई ने रायपुर, हैदराबाद, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में छापेमारी की। सीबीआई ने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी और ईडी निदेशालय में संयुक्त निदेशक जेपी सिंह को भी करप्शन के मामले में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ईडी के कर्मचारी संजय कुमार समेत 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। अफ्रीकी देशों की यात्रा के अगले पड़ाव में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी युगांडा पहुंच गए हैं। इससे पहले रवांडा विश्वविद्यालय में उन्होंने आतंकवाद को दुनिया की शांति और विकास के लिए खतरा बताया और आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप को भारत का आर्थिक साझेदार बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच बहुत ही अच्छे और करीबी रिश्ते हैं। उनका मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों से धनी अफ्रीका भारत का आर्थिक साझेदार बन सकता है, साथ ही भारत की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने में मददगार बन सकता है। मंगलवार को रवांडा विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते हुए उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को आधुनिक समाज की शांति और खुशहाली के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उनका कहना है कि आतंकी हिंसा को किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने सोमवार को किगाली में नवाचार विकास कार्यक्रम की शुरुआत की और इंडिया रवांडा बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नवाचार विकास कार्यक्रम के जरिए विज्ञान, तकनीक, संचार और शोध को बढ़ावा मिलेगा। India Rwanda Innovation Growth Program is being launched to expand ties in science, technology and innovation. After this pilot project, the program is proposed to be implemented in the East African community in 7 countries and will then be scaled to 7 other economic zones across Africa. भारत और रवांडा के बीच 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें नवाचार, विमानन और वीजा से जुड़े समझौते शामिल हैं। दोनों देश किगाली में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना करेंगे। रवांडा की राजधानी किगाली से स्मिता नायर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिका को H-1B वीजा पर दूर की सोचनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के IT पेशेवरों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और समाज को खासा फायदा हुआ है। उन्होंने ये बात अमेरिका से आए सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से कही, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों दलों के सांसद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा में कटौती की बात कही है। फिलहाल हर साल 65,000 ऐसे वीजा दिए जाते हैं और इसका बड़ा हिस्सा भारतीय IT पेशेवरों को मिलता है। सरकार देश में वायु प्रदूषण से मौत के बारे में जल्द ही स्टडी कराएगी। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने कहा कि इस बारे में आई ग्लोबल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में शोध कराएगी। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी को लेकर विदेशी संस्थाओं की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर्यावरण मंत्री का कहना है इस पर और शोध की जरूरत है। ना हम उसे इनकरेक्ट कह रहे हैं, ना हम उसे करेक्ट कह रहे हैं, ना हम ऐसा है कि हम उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि केवल उसी को ही सर्टिफिकेट मान लेना, इसके संबंध में थोड़ा सा हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक वाहनों से निकलने वाले धुएं और बायोगैस बर्निंग से 40% वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा उद्योगों, जनरेटर से निकलने वाले धुएं और कंस्ट्रक्शन कार्यों का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। इन सभी के लिए राज्यों को सख्त नियम बनाने चाहिए। वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए 300 शहरों में 680 स्टेशन बनाए गए हैं। पर्यावरण मंत्री का कहना है कि वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वाला विषय है, इसके अंदर लोकल बॉडीज को एक निर्णायक भूमिका निभाना ही पड़ेगी। केंद्र सरकार इसके अंदर गाइड, फिलोसोफर, मार्गदर्शक, नीति नियामक के रूप में काम कर सकती है। हाल में द लांसेट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर मिनट 2 लोगों की मौत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण बढ़ता वायु प्रदूषण है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।
दोस्त ब्रिटेन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।